यस मैम। ओके, आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। बेटा कार्सिनोमा हम किस चीज को कहते हैं? कार्सिनोमा जो बेसिकली हमारे जो बॉडी में इनर लाइनिंग होती है किसी भी विजरा की, इंटरनल लाइनिंग जो होती है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। आप लोगों ने एपिथेलियम के बारे में तो पढ़ा होगा। यस मैम। ठीक है, एपिथेलियम जो है वो इंटरनल लाइनिंग होती है जिसने कवर किया होता है आपके विजरास को। उसमें स्टमक भी आ जाता है, उसमें एसोफेगस भी आ जाता है, फिर उसमें बाकी हमारे इंटेस्टाइन वगैरह आ जाती हैं। अब उस एपिथेलियम से, उस एपिथेलियम को फिर आगे हम लोगों ने डिवाइड किया होता है टू में। आपने कोलमनर एपिथेलियम पढ़ा होगा और स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा होगा। ठीक है, इनसे जो कार्सिनोमा अराइज करते हैं या कैंसरस, जो इनकी वजह से जो कैंसर होता है उसको हम बच्चों को कह देते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, अब एसोफेगस की जो लाइनिंग होती है उससे जो कार्सिनोमा अराइज करता है या जो कह लें कैंसर अराइज करता है उसको हम कह देते हैं कार्सिनोमा एसोफेगस। ठीक है, द कैंसर दैट अराइज फ्रॉम द एपिथेलियम, कैंसर दैट अराइज फ्रॉम एपिथेलियम, उसको हम कह देते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक बच्चों होती है स्क्वेमस सेल, एक होता है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा ये डिफरेंट मतलब कह लें स्टेजेस पे अपेयर होते हैं या ड्यूरेशन इनका होता है। मतलब अगर हमारे पास एसोफेगस है, अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हो गया अपर, ये मिड, और यहाँ पे आ गया हमारे पास लोअर पार्ट। स्क्रीन किस किस को शो नहीं हो रही? जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो दोबारा से ज्वाइन करें बेटा। आपके नेटवर्क में इशू होगा, आप दोबारा से ज्वाइन करें। ओके, ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने उसको तीन तरह में, तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। उसमें आ गया हमारे पास अपर, मिड और लोअर। अब इसमें जो लोअर थर्ड होता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कार्सिनोमा होता है वो होता है स्क्वेमस भी हो सकता है और एडिनो कार्सिनोमा भी हो सकता है। वो स्क्वेमस भी हो सकता है, वो एडिनो कार्सिनोमा भी हो सकता है। और आप मुझे ये बताएं कि लोअर में ज्यादा होने के चांसेस है या अपर में होने के चांसेस ज्यादा है? अपर में बेटा लोअर में, मैम, क्योंकि अपर में लोअर ज्यादा। एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, जो आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वहां से ही आपकी रिगर्जिटेशन होती है ना। अगर उसकी मसल टोन लॉस हो जाता है तो वहां से ज्यादा। अब ये जो कार्सिनोमा है ये भी किस वजह से होता है? अगर बहुत ज्यादा एसिड प्रोडक्शन हो रही है, आपको रिगर्जिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से आपकी जो एक्सोफेगस का स्ट्रक्चर जो होता है वो इरोज हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो उस वजह से आपके कार्सिनोमा के, आपने बैरेट्स एसोफेगस पढ़ा ना कल आपने, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपके एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है वो आपके कार्सिनोमा काज करती है। तो मेनली जो स्टमक के करीब होता है वो लोअर पार्ट होता है। तो 45% चांसेस होते हैं कि वहां पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो या एडिनो कार्सिनोमा। उसके बाद आ जाता है बच्चों मिड पोर्शन हमारे। मिड में हमारे पास मोस्टली स्क्वेमस सेल होता है। यहाँ पे भी हमारे पास 40% में स्क्वेमस सेल होता है। फिर अपर पार्ट आ जाता है, अपर पार्ट में भी स्क्वेमस सेल होता है। तो एडिनो कार्सिनोमा के चांसेस कहाँ होते हैं? लोअर पार्ट में ज्यादा होते हैं। ये इसके चांसेस ये 15% होते हैं। ठीक है, अब है कार्सिनोमा की जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है बच्चों, ये एक तो 50 ईयर मतलब एजिड पेशेंट्स में होता है, ओवर 50 ईयर उनकी एज होती है। ठीक है, इसमें मेल टू फीमेल रेशियो ये होती है कि मेल में ये ज्यादा होता है, और उसकी वजह ये होती है कि वो हैवी स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एजिड पेशेंट्स में होता है, स्मोकिंग स्मोकर्स में होता है, फिर जो अल्कोहल यूज करते हैं उनमें होता है। ठीक है,
फिर जो कह लें आप एंटासिड्स का एनसाइड्स का जो इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनमें होता है, ठीक है। फिर इसमें ये किन में ज्यादा होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस, ठीक है। ये याद रखना है आपने स्क्वेमस सेल के बारे में। फिर आ जाता है जी एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा बच्चों ये वो स्क्वेमस सेल का था, ये कोलमनर एपिथेलियम का है, ठीक है। ये कोलमनर एपिथेलियम की वजह से होता है, जो हमने बैरेट्स एसोफेगस में पढ़ा था। बैरेट्स एसोफेगस को डिफाइन करेगा क्या होता है, आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई है, मुझे बताएगा कोई? मैम मैम ये एसोफेगस जाता के है। सेल्स होते हैं उसके अंदर चेंज हो जाता है, ये चेंज उनमें वो होता कहाँ, है। मतलब चेंज किस में आता है, मतलब वो मैम स्क्वेमस से क्लमनर में आता है, क्लमनर से स्क्वेमस में, ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे, मतलब ये बताना है आपने मुझे ना, इस तरह से। आपने उसकी डेफिनेशन एक पढ़ी है ना कि बैरेट्स एसोफेगस जो होती है उसमें स्क्वेमस से कोलमनर हो जाता है। हाँ जी, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उसी वजह से फिर क्या होता है कि वो उसमें एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस में ज्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग वहां पे रिगर्जिटेशन होती है। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ तक क्लियर है। बुक में आपके मेडिसिन में उन्होंने कार्सिनोमा को जो है वो क्या कहते हैं, इन्हीं दो में डिवाइड किया हुआ है, एक स्क्वेमस और एक एडिनोकार्सिनोमा। अब हम इसके पढ़ते हैं कि ये इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है। मेन इसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो सकता है। आप देखें जैसे जैसे वो ट्यूमर बढ़ता रहेगा या कार्सिनोमा बढ़ता रहेगा तो बच्चों आपके प्रॉब्लम होगी खाने में, खाने को इनगल्फ करने में, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगी आपको एरिया, उस एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में या चेस्ट के एरिया में। फिर वेट लॉस, आपने ये चीज याद रखनी है कि कोई भी अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई कैंसर या कोई ट्यूमर है तो उसके 3 हॉल मार्क्स होते हैं मेन। उसमें एनोरेक्सिया होगा, यानी कि उसके लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, और वेट लॉस होगा। एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, और फिर पेन होगी, पेन उस जगह पे होती है, या रेडिश होता है कुछ इस तरह, लेकिन ये दो मेन है, एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस होगा। कोई भी ट्यूमर है उसके केस में वेट लॉस लाजमी होता है। अगर वो आपका खाने पीने के बावजूद भी आपका जो है वो वेट जो है वो कम होता जा रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है, और आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो ये इसकी जो है वो क्या कहते हैं। इसके अलावा पायरेक्सिया भी होता है, मतलब कि फीवर भी होता है। तो ये 3 अगर कोई भी आपको ट्यूमर वगैरह है तो आपने याद रखना है कि उसमें वेट लॉस भी होगा, उसमें एनेक्सिया भी होगा, और पायरेक्सिया यानी कि फीवर भी हो सकता है। ये याद रखना आपने। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में आ गया डिस्फेजिया, डिस्कम्फर्ट, वेट लॉस, फिस्टुला फॉर्मेशन। अब देखें अगर यहाँ पे इसकी ये चीज खराब हो गई है तो इसके एसोफेगस बिहाइंड होती है, और उसके आगे हमारे पास ट्रेकिया होती है, विंड पाइप। तो ये इसका इसके साथ फिस्टुला होता है नॉर्मल कनेक्शन, तो वो इस साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकती है। अगर ये यहाँ से पार्ट इसका खराब हो गया तो वो बाहर कोई कहीं इसकी परफोरेशन होकर किसी दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएगा, तो उसकी वजह से ये परफोरेशन भी होती है और फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। फिस्टुला हम कहते हैं अब नॉर्मल कनेक्शन का, ठीक है। और फिर आ गया जी एनोरेक्सिया, यानी कि भूख नहीं लगती। ये हो गए हमारे पास क्लिनिकल फीचर ऑफ कार्सिनोमा। इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन सी करवाएंगे, कोई भी आपकी बॉडी में कोई मैस है या कोई सिस्टिक फ्लूइड है, यानी कि सिस्ट बनी होती है, कोई फ्लूइड कलेक्शन है, उसको सिस्ट कहते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी बायोप्सी परफॉर्म करवाएंगे। बायोप्सी से बच्चों आपने उसकी नेचर देखनी होती है कि आया वो मेलिग्नेंट है या वो बिनाइन है, ठीक है। आपने उसकी नेचर देखनी होती है कि वो बिनाइन है मेलिग्नेंट है। फिर उसके बाद आप उसकी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आप उसका बेरियम स्वॉलो करवा सकते हैं क्योंकि एसोफेगस देखनी है। अच्छा एक और चीज आपने याद रखनी है कि इसके ऊपर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके ऊपर, क्योंकि लोअर एसोफेगस में आ रही है ना, अगर इसकी जो बैरेट्स एसोफेगस की वजह से अगर कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है तो बच्चों वो आपको रैट टेल अपीयरेंस देगा। हमने रैट टेल और किसमें पढ़ी थी, एक्लेजिया। हाँ जी। अब आपने, अगर वो आपको कोई इस तरह का सिनेरियो दे जिसमें वो आपको ये सब कुछ बताए लेकिन वो उसमें रैट टेल अपीयरेंस दे, हो सकता है
कि वो क्वेश्चन उसने आपको कार्सिनोमा का दिया, उसमें भी वो आपको एक्सरे पे रेटियल अपीयरेंस दे दे, लेकिन बच्चों वो उसके साथ आपको वो वेट लॉस की हिस्ट्री भी बताएगा, एनोरेक्सिया की भी बताएगा, फिर आपको ये भी हो सकता है बताए कि उसकी बायोप्सी भी परफॉर्म की थी, यानी कि वो फिर आपको ये हिंट दे देगा कि वो कार्सिनोमा है या एक्लेजिया है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है कि एक्लेजिया में भी रेटियल अपीयरेंस आती है, और इसके अलावा ये बिनाइन स्ट्रक्चर्स में भी आ सकती है, एसोफेजाइटिस में भी आ सकती है, और एक्लेजिया में भी आ सकती है एक्सरे में, क्योंकि ये सारे के सारे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से हो रही हैं चीजें और इंटरलिंक्ड है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग आपका एसोफेजाइटिस है तो वो भी बाद में कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। अगर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड है तो वो भी आपका बाद में कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। और अगर कोई भी स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर तो वैसे ही नैरोइंग है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपका एसिड रिफ्लक्स है उसकी वजह से स्ट्रक्चर भी डेवलप होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, तो उसको भी जो है वो क्या कहते हैं एक्सरे पे वो रैट टेल की अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेजिंग के लिए बच्चों, वो होता है आपका सिटी स्कैन। सिटी स्कैन पे आप ट्यूमर की स्टेजिंग कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि अगर हमने मैस देखना हो तो हम क्या देते हैं, साथ पेशेंट को आईवी कंट्रास्ट देते हैं, जो आपकी उस ट्यूमर को हाईलाइट कर देता है, हमें उसकी नेचर बता देता है कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, या इसकी एक्सटेंट कितनी है, मतलब ये कितने एरिया में फैल चुकी है, या कितने एरिया में इसके मतलब वो, अगर हम बायोप्सी करेंगे तो वो हमें बस उसकी नेचर बताएगा, जब हम सिटी स्कैन करवाएंगे तो वो हमें उसकी एक्सटेंट भी बता देगा। ठीक है, कि ये मतलब चेस्ट तक तो नहीं फैल गया, ये बोन्स तक तो नहीं चला गया, मेट तो नहीं बन गए इसके। तो सिटी स्कैन हम उसके स्टेजिंग के लिए यूज करते हैं और मेटास्टेसिस के लिए। ठीक है, फिर स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पेशेंट को उसका सर्वाइवल रेट बताते हैं। ठीक है, अगर स्टेज 1 है बच्चों तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस 80% होते हैं। अगर स्टेज 2 आ गई है तो वो 30% पे आ जाते हैं, 3 है तो 18%, और अगर 4 पे है तो बच्चों 4% चांसेस रह जाते हैं सर्वाइवल के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने आगे इसकी मैनेजमेंट करनी है। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। आगे हम मैनेजमेंट पे चलते हैं। अब आपने जहन में ये याद रखना है कि अगर कोई भी आप लोगों के ट्यूमर का क्वेश्चन आता है तो उसकी आपने जो ट्रीटमेंट होती है, जिससे हमने गैस्ट्रिक इश्यूज की हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी कि हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, हम ये देंगे। अब जो आपका ट्यूमर है उसकी ट्रीटमेंट भी 3-4 उसमें मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले आपने उसकी जो है वो सर्जरी, वैसे तो सर्जरी मोस्टली लास्ट पे ऑप्शन आता है, लेकिन सर्जरी, रेडियोथेरेपी स्टार्ट हम रेडियोथेरेपी से करते हैं कि आपने रेडिएशन के जरिए आप उसको वो जो टिश्यूज हैं उनको डेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर कीमोथेरेपी, आपने देखा होगा कैंसर के पेशेंट्स में कीमो लगती है, केमिकल्स के जरिए आप उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, उन जर्म्स को किल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है पैलेटिव थेरेपी। पैलेटिव थेरेपी जो है जिन पेशेंट में ना कीमोथेरेपी हो सकती है ना रेडियोथेरेपी हो सकती है, उसमें फिर हम ये वाले मेजर्स लेते हैं कि मतलब किस डेथ तो उनकी होनी है, मतलब उनके चांसेस सर्वाइवल के कम हो चुके हैं, तो फिर उनमें हम ये वाले मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी बहुत कुछ लेजर के जरिए, मतलब कह लें कि कुछ देर के लिए उनको सुकून के लिए हम उनको ये चीजें देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई डायलिटेशन करते रहे उसकी बार बार, जो एसोफेगस नैरो हो चुकी है। ठीक है, रेडियोथेरेपी में आपने रेडिएशंस लगानी है। ठीक है, उसमें हाई वोल्टेज की जो है वो क्या कहते हैं रेडियोथेरेपी होती है ये। और फिर उसके बाद आप जो है वो कीमोथेरेपी में आपने ये याद रखना है कि केमिकल्स कौन से यूज होते हैं, तो बच्चों वो केमिकल होते हैं सिस्प्लेटिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये सर्जिकल रिसेक्शन से पहले, यानी कि सर्जरी जो हमने फाइनल सर्जरी जो परफॉर्म करनी होती है उस पार्ट को काटने से पहले हम इसको कीमोथेरेपी जो करते हैं, उस कीमोथेरेपी में जो केमिकल यूज होता है वो सिस प्लैटिनम 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये दो होते हैं, एक सिस प्लैटिनम और एक 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये नाम आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कीमोथेरेपी के दो जो आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके नाम बताएं, सिस प्लैटिनम और 5-फ्लोरोयूरेसिल।
मैम यूरासिल यूरासिल, URACIN, सिस प्लैटिनम 5 फ्लोरोयूरासिल। ये वाला टॉपिक क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमने अगला टॉपिक करना है। एक बार देख लें, जो चीज नहीं आप लोगों को समझ में आई वो पूछें। मैम एडिनोकार्सिनोमा तो वो नहीं होता जिसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ आपने जो एडिनोकार्सिनोमा लिखवाया है वो क्या है उसमें? अभी तो यहाँ पे तो आपने ये कहा है कॉलमनर एपिथेलियम, तो जो का आपके जिक्र ही नहीं ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, क्या वो आपके क्या कहते हैं उसे, उसमें एपिथेलियम नहीं होती? जो ग्लैंड्स होते हैं क्या उनमें एपिथेलियम नहीं होती? वो नहीं भी तो होती एक है मैम, हॉलो लेकिन मैं स्ट्रक्चर पूछना बच्चों। चाह हाँ रही तो कौन से ग्लैंड में होती बेटा, ग्लैंड जो है उनको भी हम एडिनोकार्सिनोमा ही कहते हैं। कोई भी आपका हॉलो स्ट्रक्चर जिसके अंदर उसकी इंटरनल लाइनिंग एपिथेलियम है, मैंने आपको ये चीज समझाई ना कि कार्सिनोमा हम किसको कह देते हैं, जो आपके एपिथेलियम से अराइज कर रहा होता है। अगर वो कोलमनर एपिथेलियम से कर रहा है तो वो एडिनोकार्सिनोमा है। जो स्क्वेमस सेल है वो स्क्वेमस से अराइज कर रहा है, सिर्फ उसने डिफरेंशिएट कर दिया। जो आपकी एपिथेलियम होती है वो दो तरह की होती है ना, स्क्वेमस और कोलमनर। तो जो कोलमनर से अराइज कर रहा है बच्चों वो एडिनोकार्सिनोमा है, और जो स्क्वेमस से आप उसको देखें ना, जो हॉलो स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द होगी ना वो कोलमनर एपिथेलियम होगी। है? यस मैम, आगे तो हाँ, तो एपिथेलियम से जो भी मतलब ट्यूमर अराइज कर रहा है उसको हम एडिनोकार्सिनोमा कह देते हैं। यहाँ तक हो गया तो फिर हम अपना अगला स्टार्ट करें। अगला टॉपिक हमारा गैस्ट्राइटिस का है। मैम रेड टेल का बता दें। बेटा रेड टेल का मैंने आपको ये बताया था कि हम लोगों ने कल भी पढ़ा था एक टॉपिक में कि वहां पे एक्सरे के ऊपर जो आपकी एसोफेगस होती है उसकी अपेयरेंस कुछ ऐसी होती है। अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के लेवल पे है तो ऊपर से वो डायलेट होगी और नीचे से वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, मतलब टेल जैसी अपेयरेंस उसकी ऐसी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब आपने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया, ओरल कंट्रास्ट दिया, तो वो यहाँ से इसको पूरा लाइन करके दिखाता है और ये इसकी यहाँ पर रेड टेल अपीयरेंस आती है। अगर मुझे बुक पे मिलती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आपको नजर आ रही है? आपको टेल नजर आई है? जी मैम। इसको हम कहते हैं रेड टेल अपीयरेंस। ऊपर से एसोफेगस जो है वो बिल्कुल डायलेट की हुई है, क्योंकि वो नीचे से उसका मतलब कह लें क्या कहते हैं, खाना जो है वो आगे जा ही नहीं रहा, कोई भी आगे मूव नहीं कर रहे पार्टिकल्स, तो यहाँ से ऊपर से वो डायलेट हो जाएगी और नीचे से वो वैसे ही नैरो है, तो उसको रेड टेल अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो जो पूरे का पूरा है वो इस एरिया में उसके रहता है और वो डायलेट रहता है। अब ये रेड टेल अपीयरेंस हमने बात की थी कि ये किन किन जगहों पे हो सकती है। एक तो हमने एक लेजिया में पढ़ा, दूसरा वो कार्सिनोमा में भी हो सकती है, दूसरा वो तीसरा वो जो है एसोफेजाइटिस के पेशेंट्स में भी हो सकती है। ठीक है, मैं दोबारा लिंक भेजूंगी, आप लोगों ने ज्वाइन करना है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गैस्ट्राइटिस का। अभी ये बंद हो जाएगा। ठीक है।